सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने जाना कि इला सचानी 26 साल की है और वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। बचपन में जब सभी बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे, झूला झूलते थे, तो ईला भी सभी बच्चों की तरह खेल नहीं पाती थी और ना ही वह झूला ही झूल पाती, क्योंकि उसके दोनों हाथ छोटे थे। परंतु इला सचानी ने अपनी इस कमजोरी को चुनौती के रूप में लिया और उसने वह सभी कार्य जो हम आमतौर पर अपने हाथों से करते हैं, उसने अपने दोनों पैरों की सहायता से करना सीख लिया, यहाँ तक कि कसीदाकारी भी, और उसने इसमें महारत हासिल की। तो बच्चों, इससे आगे हम जानते हैं कि इला ने और क्या क्या किया। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। बच्चों, उसने क्या किया कि अब एक स्कूल में उसने प्रवेश ले लिया। दाखिला मतलब प्रवेश ले लिया, और उसे प्रवेश लेने में, स्कूल में भर्ती होने में भी कुछ परेशानियां आई। कहीं उसको अपनी सुरक्षा को लेकर थी, तो कहीं पर उसके काम करने की गति, मतलब वो क्या करती थी, थोड़ा धीरे काम की गति थी। उसके हाथ छोटे थे, इसलिए वह थोड़ा धीरे काम करती थी। परंतु कभी कभी क्या होता था कि कोई कोई काम वह इतने अच्छे ढंग से कर जाती थी कि सब देखने वाले दंग रह जाते। दंग रह जाते मतलब आश्चर्यचकित रह जाते। पर किसी किसी काम में उसे कुछ कुछ परेशानियां आ जाती थी। इसमें आए शब्दार्थ हैं दंग रहना अर्थात आश्चर्यचकित होना। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। बच्चों, वह इला बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और उसने कठिनाइयों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, मतलब कि वह अब हार नहीं मानी। अपने परेशानियों के आगे उसने हार नहीं माना और उसने कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की, और उसने 10वीं तक पढ़ाई की और 10वीं की परीक्षा, लेकिन क्या हुआ कि वह पास नहीं कर पाई, क्योंकि उसको इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि उसके लिए उसे अतिरिक्त समय यानी अधिक समय मिल सकता था। शब्दार्थ: घुटने टेकने अर्थात हार नहीं मानना। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। बच्चों, इला को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि जब परीक्षा होता है, तब जब जो नहीं लिख पाता उसके लिए एक व्यक्ति होता है या कोई किसी की सहायता ली जा सकती है, जिसमें इला बोलती और लिखने वाला व्यक्ति लिखता। लेकिन इस बात की जानकारी इला को नहीं थी कि उसको इस प्रकार की सुविधा या सहायता मिल सकती है। उसको इस बात का हमेशा अफसोस रहता था कि उसे ये सुविधा नहीं मिल पाई, क्योंकि उसको इस बात की जानकारी नहीं थी। परंतु इला ने इन सब के आगे, इन परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और उसने सोचा कि यहाँ पर आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर
बूटियां उकड़ते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। बच्चों, इला की माँ और दादी कसीदाकारी यानी कि कढ़ाई का कार्य करती थी और इला हमेशा उनको देखती थी कि किस प्रकार से कसीदा करती है। फिर उसने मन ही मन में ठान लिया कि वह भी अब कसीदाकारी करना सीखेगी। और यहाँ पर उसने क्या किया, अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया और अपनी दादी और माँ से कसीदाकारी करना सीखा। कसीदाकारी अर्थात कढ़ाई। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। बच्चों, हम लोग तो अपने हाथों से भी कई काम को करने में हमें दिक्कत होती है। अब जरा सोचिए कि इला अपने दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कैसे उसने कसीदाकारी करी। लेकिन उसने हिम्मत बना ली थी और मन में ठान लिया था कि उसको यह काम करना ही है। और उसने अपने दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम करके रेशम पिरोया, मतलब धागा डाला सुई में और फिर कसीदाकारी करी। इसीलिए कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हमने सच्चे मन से ठान लिया कि हमें यह कार्य करना है तो हमें रास्ता अवश्य मिलता है। उसके विश्वास अर्थात इला के विश्वास और धैर्य ने, धीरज ने कुदरत अर्थात प्रकृति को भी झुठला दिया था। शब्दार्थ कुदरत अर्थात प्रकृति। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। बच्चों, जब इला 15-16 साल की हुई तब वह क्या की, काठियावाड़ी कसीदाकारी में वह पारंगत हो गई, माहिर हो गई, मतलब पारंगत हो चुकी थी। और उसको यह सब जानकारी मिल गई थी कि किस तरह के कपड़े में कैसे नमूने, कैसा डिज़ाइन बनाया जाए, कौन सा रंग उसमें उपयोग किया जाए और किस तरह के डिज़ाइन से कपड़ा खिल उठेगा और कौन सा टाँका लगाना चाहिए, वह सब समझ चुकी थी। शब्दार्थ माहिर अर्थात कुशल या पारंगत। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। बच्चों, अब एक समय ऐसा भी आ गया जब इला के काढ़े गए कपड़ों की प्रदर्शनी लगाई गई, यानी नुमाइश किया गया कि उसने विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बनाए हैं। जैसे काठियावाड़ी, लखनऊ, बंगाल के जो कसीदाकारी की जाती है वो सब उसके कपड़ों में झलक रहा था, मतलब वो सभी प्रकार की डिज़ाइन या कसीदाकारी कर रही थी। इल शब्दार्थ परिधान अर्थात कपड़ा या वस्त्र। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। बच्चों, इला ने काठियावाड़ी टाँके के साथ साथ और भी अपने तरफ से कई प्रकार की सिलाई कढ़ाई का उपयोग किया था और विभिन्न प्रकार के अलग अलग डिज़ाइन बना रही थी वह। और पत्तियों में चिकनकारी से सजाया था, चिकनकारी भी एक कढ़ाई का नमूना होता है। और डंडियों को कांथा, कांथा क्या होता है, बंगाल की एक तरह की कढ़ाई को कांथा बोला जाता है। और उसने डंडियों को कांथा से उभारा था। और जो पशु पक्षियों के जो चित्र हैं उसको भी कसूती अर्थात कर्नाटक की एक तरह की कढ़ाई होती है, उसे हम कसूती कहते हैं, और जंजीर बना रखी थी। यानी विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन इला ने कपड़ों में बनाया था। शब्दार्थ
काथा अर्थात बंगाल की एक तरह की कढ़ाई। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकुड़ते थकती नहीं है। बच्चों, पारंपरिक पारंपरिक डिज़ाइन मतलब कि जो काफ़ी समय से अपने रिवाज में चली आ रही है, इसे हम पारंपरिक कहते हैं। तो वह इला क्या करती थी, पारंपरिक डिज़ाइनों में नवीनता यानी कि नयापन लिया हुआ रहता था, जो सभी को बहुत पसंद आ रही थी। अब इला के पाँव रुकते नहीं थे, मतलब कि वह अपने कसीदाकारी के क्षेत्र में और बहुत ही प्रसिद्ध होती गई और आगे बढ़ती गई। अब उसके आँखों में चमक, होठों में मुस्कान और अनूठा यानी अद्भुत विश्वास लिया हुआ था। मतलब वह आत्मविश्वास से भरपूर थी और स्वाभिमानी और आत्मविश्वास से भरी हुई वह इन सुनहरी रुपहली बूटियों यानी कसीदाकारी के क्षेत्र को में और आगे बढ़ती गई और इसमें बढ़ते हुए वह थकान महसूस नहीं करती थी। शब्दार्थ पारंपरिक अर्थात जिसका रिवाज काफ़ी समय से चला आ रहा है। नवीनता अर्थात नयापन। अनूठा अर्थात अद्भुत। बच्चों, तो अब आप भी जान गए होंगे कि हमें भी इला की तरह ही कठिनाइयों और परेशानियों से हार नहीं मानना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे जिसे आप फेयर कॉपी में अपना लिखेंगे। धन्यवाद।